जय हिंद दोस्तों, ईपीएस हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग भारतेंदु युग कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, भारतेंदु युग के जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने करा दिया। और अब हम लोग द्विवेदी युग करेंगे। तो देखिए, भारतेंदु के बाद अगला आता है द्विवेदी। अब द्विवेदी युग आपको जैसे पता होगा ये कौन से द्विवेदी हैं, हजारी नहीं है, ध्यान रखिएगा, हजारी नहीं है, बचिएगा कभी ऐसे लिखिएगा मत द्विवेदी जी, ऐसा ही शब्द यूज किया करिए। हालांकि ये है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी मूलतः देखेंगे ना तो अपनी जो इनकी जो संपादन क्षमता थी, खासतौर पे संपादन क्षमता थी, बहुत सारा इन्होंने काम किया, हिंदी साहित्य में बहुत सारा काम किया। इस कारण से 1900 से लेकर 1918 तक की कविता को द्विवेदी युगीन साहित्य कहा जाता है। आप कहेंगे ऐसा क्या काम कर दिया, तो बहुत सारे छोटे मोटे काम थे। आप देखोगे उस समय ग्रामर ग्रंथ लिखा गया, पेपर 1 से अगर लिंक करोगे तो, हालांकि मुझे पार्ट 1 से उसकी जरूरत अभी है नहीं, हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू ही जाएंगे। बेसिकली हम लोग क्वेश्चन आंसर पर ही फोकस करेंगे। थोड़ा मैं एक बार बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। देखिए बेसिकली क्या हुआ, भारतेंदु युग में एक प्रॉब्लम थी, आपको पता होगा, गद्य का विकास हो गया था और गद्य में खड़ी बोली आ चुकी थी, नवजागरण साहित्य आ चुका था। ठीक है, तो नवजागरण साहित्य आ चुका था, गद्य में खड़ी बोली आ चुकी थी। ठीक है, भारतेंदु युग में। तो ये बातें समझिएगा। अब क्या है, भारतेंदु ने जब कविता लिखी खड़ी बोली में तो उनको लगा कि क्या कहते हैं, ये मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। उनको लगा कि नहीं, ये मजा नहीं आया इस कविता में। ठीक है, उनको लगा इस कविता में मजा नहीं आया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि कविता की भाषा ब्रिज भाषा ही होनी चाहिए। ठीक है, और गद्य की भाषा क्या होनी चाहिए, खड़ी बोली। तो इससे क्या हुआ, भाषाई द्वैत हुआ। ठीक है, भाषाई द्वैत मतलब भाई कविता लिखो तो ब्रिज में लिखो और गद्य लिखो तो खड़ी बोली में लिखो। द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खड़ी बोली में ही कविताएं लिखनी स्टार्ट की। खड़ी बोली में ये सिद्ध कर दिया, खासतौर पे जो भारत भारती जैसा जो प्रमुख काव्य था, ठीक है, जो पूरे भारत में एकदम फैल गया था, तो भारत भारती जैसे प्रमुख काव्य ने क्या किया, पूरे भारत में खड़ी बोली को पहुंचा दिया। ठीक है, खड़ी बोली को पूरे भारत में पहुंचा दिया। तो ये हो गया था कि भाई आप खड़ी बोली में लिखो, तो भाषाई द्वैत की समस्या समाधान हो गई द्विवेदी युग में। इसके अलावा एक बात ये हुई कि भाषा का कोई जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का व्याकरण उचित प्रकार से उपलब्ध नहीं था। तो आप देखोगे किशोरी दास वाजपेयी, ठीक है, ये लोगों ने क्या किया, इस समय भाषा मतलब जो है कुछ नाम है, 2-3, ठीक है, सर कामता प्रसाद गुरु हैं पहले वाले, एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे नाम श्योर नहीं है, कामता प्रसाद गुरु है मेरे हिसाब से, जिन्होंने क्या किया है, किशोरी लाल गोस्वामी ये है, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने, ये इनके बाद कामता प्रसाद गुरु ने बाद में ग्रामर लिखा है। तो किशोरी लाल गोस्वामी, ये लोग क्या किया था इन्होंने, ठीक है, यही है। और ठीक है, कोई हमें लोड नहीं है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा इसका लोड मत लीजिएगा, बस समझिए कि बस ये है कि ग्रामर का भी विकास हुआ, मतलब बेसिकली जैसे हम कह सकते हैं भाषाई अनुशासन। तो आप देखेंगे भाषाई अनुशासन, ठीक है, बहुत तीव्र गति से उत्पन्न हुआ। ठीक है, भाषाई अनुशासन बहुत तीव्र गति से उत्पन्न हुआ। आप देखेंगे प्रॉपर जो सरस्वती पत्रिका थी, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी संपादन करते थे, सरस्वती पत्रिका थी, तो आप देखिए यहां पर क्या है, बहुत ही डिटेल में खड़ी बोली को व्याकरण सम्मत रूप प्रदान किया गया था। इस वजह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है बहुत ही प्रमुख रूप में सामने आए, सरस्वती पत्रिका के कारण, संपादन क्षमता के कारण। ठीक है, संपादन क्षमता के कारण इन्होंने बहुत सारा व्याकरण में सुधार भी किया। ठीक है, इस कारण यह युग द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। अब द्विवेदी युग में देखेंगे तो दो प्रवृत्तियां बेसिकली दिखती है द्विवेदी युग में। एक दिखती है स्वच्छंदतावादी और दूसरी होती है अनुशासनबद्ध धारा। ठीक है, अनुशासनबद्ध धारा, तो दो दिखता है। स्वच्छंदतावादी का मतलब क्या है, जो कि स्वच्छंद है, जो कि ओपन है, बहुत शॉर्ट बात है, नियमों का पालन नहीं करने के, जो मतलब जो बने बनाए नियम है उसका पालन नहीं करेंगे, अलग तरह की कविताएं लिखेंगे, जो बधेंगे नहीं। ठीक है, जो कि आगे चल के छायावाद में परिवर्तित हो गया, स्वच्छंदतावाद की धारा आगे चल के छायावाद में परिवर्तित हो गई। और दूसरी अनुशासनबद्ध धारा, अनुशासनबद्ध धारा वही जिनका व्याकरण बहुत ही उचित सम्मत होना चाहिए। ठीक है, वही पूरे काव्यात्मक जो अनुशासन है, जो परंपराएं हैं, उनका पालन करने वाली धारा है अनुशासनबद्ध धारा। तो दो बेसिकली द्विवेदी युग की आप कह सकते हैं प्रवृत्तियां हैं। ये तो बस अंडरस्टैंडिंग है, बहुत शॉर्ट में अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में अंडरस्टैंडिंग है। थोड़ा सा आप देखेंगे वो काल जब द्विवेदी युग की कविता लिखी जा रही थी, तो 1900 से लेके 1918 तक ये है द्विवेदी युग। ठीक है, 1918 तक द्विवेदी युग है। तो आप देखेंगे इस समय क्या था, राष्ट्रीय आंदोलन का उग्रवादी चरण। ठीक है, मतलब उग्रवादी का मतलब ये है, उग्रवादी का मतलब क्रांतिकारी नहीं, उग्रवादी का मतलब ये है
जो लिबरल लोग थे, ठीक है, जो उदारवादी लोग थे, वो लोग अब भाई पीछे हट चुके थे, सीधी बात है। अब जो फलक पर थे, वो जो उग्रवादी नेता थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल की जोड़ी, गांधी जी भी आ चुके थे। तो गांधीवादी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी, स्वदेशी आंदोलन हो चुका था, बहुत सारे आप देखोगे आंदोलन हो चुके थे भारत में। असहयोग आंदोलन एकदम होने वाला था, जस्ट 1918 में होने ही वाला था। तो ये सब इसमें दिखाई पड़ता है। ये जो कविताएं होंगी, सीधी बात है, साहित्य का समाज का दर्पण है, उस समय की जो कविताएं होंगी तो ये सब दिखेंगी। तो आप देखोगे इस कविता में जो ये द्विवेदी युगीन जो कविता है, इसमें देखोगे न्यायप्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण, सहिष्णुता, समानता, ठीक है। तो ये आप देखेंगे, ये बुद्धिवाद, वैज्ञानिकता, ये देखेंगे प्रॉपर स्वाधीनता, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें के साथ साथ सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ठीक है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान, ये सारी चीजें अब मतलब आप कह सकते हो कि आई हैं। बस एक मिनट रुक जाइएगा। बस मैंने बोल दिया कि भैया मैं भी क्लास में हूँ, तो मैं इतने फोन आने लगते हैं ना, कभी कभार डिस्टर्बेंस हो जाता है कुछ कुछ, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर डिटेल में। तो ये आपको बैकग्राउंड मैंने बता दिया। अब इस बैकग्राउंड में हमें पढ़ना मेन किसको किसको है, थोड़ा सा हम इधर देखते हैं वापस। सिलेबस कहाँ गया भाई, आजा प्रकट हो जा, इसी में है सिलेबस में। तो ये बैकग्राउंड हो गया द्विवेदी युग का। अब थोड़ा सा हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं तो हम अच्छे से कर लेंगे काम। देखिए आधुनिक काल पे ये हम कर चुके हैं क सेक्शन। यहाँ पर हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां। तो यहाँ पर पहले हम द्विवेदी युग का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। द्विवेदी युग में कौन सा क्वेश्चन, खासतौर पे मैथिली शरण गुप्त बहुत ही प्रमुख है। तो द्विवेदी युग में देखिए मैथिली शरण गुप्त बहुत ही ज्यादा प्रमुख है। अब देखेंगे आप, जब आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां दिया हुआ है, ठीक है, अब देखिए आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां दिया हुआ है, तो यहां पर कहीं भी द्विवेदी युग अलग से नहीं लिखा हुआ है। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत, समकालीन कविता, जनवादी कविता, यही टॉपिक में दिया हुआ है। तो द्विवेदी युग सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन्ड नहीं है, तो हम उस पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब ये यानी हमारी जो पहली क्लास होगी यही हम कोशिश करेंगे आखिरी क्लास। तो हम क्या करेंगे, मैथिली शरण गुप्त से जो प्रश्न बन जाते हैं, खासतौर पे मैथिली शरण गुप्त से जो प्रश्न बन जाते हैं वो, तो मैथिली शरण गुप्त में इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाते हैं। एक तो इन्होंने लिखी है साकेत, साकेत और साकेत की उर्मिला का जो कैरेक्टर है ये बहुत प्रसिद्ध है, एक इस पे प्रश्न आ सकता है, ठीक है। दूसरी इन्होंने, आपको पता ही है, भारत भारती बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो भारत भारती पे तो सीधी बात है, जब हम पेपर 2 करेंगे, अब देखिए यहाँ पे जब पद्य साहित्य में पेपर 2 करेंगे तो देखिए मैथिली शरण गुप्त भारत भारती है ही, तो भारत भारती पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं नो डाउट कि यहाँ पर आपको करवाए ही जाएंगे। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब हम मैथिली शरण गुप्त का कोई अलग से प्रश्न आता है, तो यही बात मैं समझाना चाहता हूं। देखो अलग से प्रश्न आता है तो आपको 1-2 एग्जाम्पल भारत भारती के भी उसमें भिड़ाने हैं। तो मान लीजिए प्रश्न आ रहा है साकेत की उर्मिला पे प्रश्न आ रहा है सपोज, या फिर मान लीजिए आ रहा है कि मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में नारी विषयक चेतना। अभी मैं थोड़ा सा मैथिली शरण गुप्त का भी डिस्कशन करूंगा डिटेल में, क्योंकि ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो मान लीजिए ये आ रहा है अगर प्रश्न, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब ये प्रश्न आ रहे हैं तब इन प्रश्नों में आप भारत भारती बढ़ाएंगे। तो साकेत की उर्मिला पे प्रश्न आया तो बताइए साकेत की उर्मिला के माध्यम से, उर्मिला जैसा जो वो चरित्र है, मतलब अभी थोड़ा साकेत की स्टोरी भी हम लोग देखेंगे। बेसिकली इसमें क्या है, साकेत में ऐसा है कि देखिए मैथिली शरण गुप्त खास तौर पे, थोड़ा मैं यहीं से आपको बताना स्टार्ट करता हूं और गुप्त जी से स्टार्ट ही करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर गुप्त जी ने क्या किया, बेसिकली जो लोग भूल गए थे, जिन लोगों को समाज ने भुला दिया था, उनको उनकी कहानियों को सामने रखा। तो आप देखेंगे रामचरितमानस और राम का जो पात्र है, यानी श्री राम का जो पात्र है, ये आप देखेंगे पूरे भारत में अलग अलग साहित्य में विशेष प्रकार से बहुत ज्यादा वर्णित है, लेकिन कहीं पर भी लक्ष्मण कम से कम दिखाई देता है। मतलब नो डाउट राम के साथ लक्ष्मण आते हैं, लक्ष्मण के अंदर जो द्वंद्व चल रहे होंगे, जो लक्ष्मण जो विषयक चेतना होगी वो कम से कम दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एकदम नहीं दिखती है, कम से कम दिखती है। अगर आप देखेंगे 19वीं सदी में
19वीं सदी या 20वीं सदी के प्रारंभ में, चूंकि हम 1900 से 1918 की बात कर रहे हैं, तो 20वीं सदी का प्रारंभिक काल है। यहां पर क्या था, एक सरस्वती पत्रिका में एक लेख छपा, ठीक है, नारी विषयक उदासीनता, ठीक है, अभी लेख का एग्जैक्ट क्या नाम है, नारी विषयक उदासीनता पर जो साहित्यकार है उनकी लेख छपा। मतलब जो नारियां थी, तो इनके कहने का ये मतलब था कि देखो महात्मा बुद्ध है, हम महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत पढ़ते हैं, लेकिन महात्मा बुद्ध बुद्ध बने इसमें यशोधरा का कितना योगदान था इसको हम नहीं जानते, ठीक है। तो साहित्य में नारी विषयक उदासीनता रही है। अगर यशोधरा एकदम जिद पे आ जाती कि नहीं मैं दूसरी शादी करूंगी, या मैं लाओ बुद्ध को खोज के लाओ, यशोधरा के मन में कौन कौन से द्वंद्व चल रहे होंगे जब बुद्ध उनको छोड़ के गए होंगे। भाई बुद्ध निर्वाण प्राप्ति की यशोधरा को छोड़ के चले गए, प्रश्न उठने चाहिए ना बुद्ध के ऊपर भी, बुद्ध के ऊपर भी प्रश्न उठने चाहिए कि भाई आप छोड़ के क्यों चले गए, छोड़ना ही था, शादी नहीं करनी चाहिए थी। जैसे बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे मैं ही जब पीसीएस का मैंने एग्जाम दिया, क्वालिफाई हुआ, मैंने नहीं ज्वाइन की, तो मेरे ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। ये प्रश्न मेरे मैं तो एक सामान्य मनुष्य हूं, एक छोटा सा व्यक्ति हूं जो कि क्या करता है, जो कि हमेशा क्या कर रहा है, एक आप समझ सकते हो अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। मैं तो एक सामान्य सा व्यक्ति हूं। महात्मा बुद्ध कितने बड़े व्यक्ति, उनके ऊपर भी तो प्रश्न उठना चाहिए। राम के ऊपर हम प्रश्न उठाते हैं कि भाई तुम क्यों छोड़ के चले गए, ठीक है, तो बुद्ध के ऊपर प्रश्न उठना चाहिए। तो बुद्ध की सफलता में यशोधरा को भी हमें शामिल करना चाहिए, हम यशोधरा को भूल जाते हैं, ठीक है। लक्ष्मण आप देखेंगे राम के भाई के रूप में, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सीधी बात है, श्री राम के भाई के रूप में लक्ष्मण बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन आप देखेंगे क्या वो उर्मिला के पति के रूप में जाने जाते हैं? हमारे में से आधे लोग ऐसे होंगे जो कि रामचरितमानस पढ़ते होंगे, ठीक है, जैसे मैं तो खूब पढ़ता हूं, लेकिन फिर भी पता ही नहीं था लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या है। श्री रामचरितमानस में एक दो जगह कहीं पर उल्लेख होगा, अधिक से अधिक शादी का जो वो हुआ होगा, जो दृश्य होगा, विवाह वाला दृश्य, उसमें कहीं कहीं उल्लेख होगा एक दो जगह, बाकी उल्लेख ही नहीं है। तो क्यों हम इनको भूल गए, प्रश्न ये उठता है। तो इन्होंने क्या किया, मैथिली शरण गुप्त ने ये कोशिश की कि हम इन नारियों को सामने लाएं, जिन नारियों को इतिहास ने भुला दिया। तो इन्होंने कहा देखो लक्ष्मण सफल हुए, लक्ष्मण की सफलता में उर्मिला का बहुत ज्यादा योगदान है, बुद्ध की सफलता में यशोधरा का बहुत ज्यादा योगदान है। इसके अलावा आप देखोगे चैतन्य महाप्रभु, भाई वो चैतन्य महाप्रभु क्या थे, भक्ति भजन पूरा एकदम बंगाल में उन्होंने पूरी भक्ति आंदोलन ही चरम पे पहुंचा दिया था, पूरा श्री कृष्ण भक्ति, लेकिन अपनी पत्नी विष्णुप्रिया को भूल गए। तो उनकी सफलता में विष्णुप्रिया का बहुत ज्यादा योगदान है, हम क्यों उनको भूल जा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन लोगों को पात्र बनाकर, तो अब ध्यान रखिएगा मैथिली शरण गुप्त काव्य में नारी चेतना कैसे दिख रही है, उन नारियों के विचारों को ये अभिव्यक्त कर रहे हैं, उन नारियों की बातों को ये अभिव्यक्त कर रहे हैं जिसको समाज ने भुला दिया है, जिसको छोड़ दिया है। अब मान लो साकेत की उर्मिला पे प्रश्न आता है, तो साकेत की उर्मिला पर प्रश्न आंसर लिखते हुए आपको यशोधरा से जोड़ना है, आपको जोड़ना है विष्णुप्रिया से, और आपको इस बात को बताना है कि समाज ने जिन नारियों को भुला दिया उनको वो अपने पे शामिल करते हैं। तो देखिए एक प्रश्न तो सीधा सीधा आ सकता है कि मैथिली शरण गुप्त के साहित्य में नारी विषयक चेतना, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट समझा दे रहा हूं, फिर मैं प्रॉपर आपको आंसर, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन करवाऊंगा, लेकिन पहले सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर आपको ये बात बतानी है कि अदर भी है, लेकिन नो डाउट कि ये जो है, जो मैथिली शरण गुप्त है, नो डाउट कि ये क्या करते हैं, ये इन नारियों के प्रश्नों को तो उठाते हैं कि भाई इनको समाज ने भूल गया, और इनकी विचारों को, इनके जो विचार हैं, जो इनका समर्पण है, जो इनका त्याग है, इसको तो दर्शाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए इनके लिए नारी का मतलब वही है, त्याग, समर्पण, ठीक है, यही सब है नारी का मतलब। नारी का मतलब वो पारंपरिक नारी है, ठीक है, कि पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, अंचल पसार प्रणाम कर फिर विनय की भगवान से। तो इनके लिए नारी का मतलब ये, तो ध्यान रखिएगा ये है भारत भारती का एग्जांपल, और इसको भी आप यहां पे कोट कर सकते हैं कि नो डाउट कि मैथिली शरण गुप्त ने इन लोगों को उठाया है, इनके मुद्दे को उठाया, लेकिन इनके लिए कहीं ना कहीं नारी परंपरावादी सोच में थी। नारी को इन्होंने, देखो नारी स्वतंत्रता चेतना इन्होंने सामने रखी, नारी विषयक दृष्टिकोण उठाए,
लेकिन नारी का मतलब आधुनिक नारी नहीं थी। नारी का मतलब वो वाली नारी नहीं थी जो जाके घर के बाहर बहुत ज्यादा काम करे। नारी का मतलब वो नारी नहीं थी जो अपनी स्वतंत्रता की डिमांड रखे। नारी का मतलब वो नारी थी जो पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, मतलब पहले पूजन किया पति को भगवान मानने वाली नारी, है ना। आंचल प्रसार प्रणाम कर फिर विनय की भगवान से, तो भगवान कौन है यहाँ पर? यही पति, है ना। तो पहले प्रणाम किया पति को, फिर भगवान से विनय की, हे भगवान हमारे पति को एकदम सही सलामत रखना। ये वाली नारी इनके दिमाग में चल रही है। इस पर कुछ कुछ प्रश्न उठते हैं, लेकिन फिर वो उसका आप आंसर देंगे भी, बहुत अच्छे से आंसर देंगे कि भाई वो समाज ऐसा था, उस समाज में ये वाली बात सोच पाना, इन लोगों के प्रश्नों को उठा पाना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इकट्ठे आप सीधे रिवॉल्यूशन ला देंगे, एक मार्क्स बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। इस मामले में मार्क्स की विचारधारा मैं सीधे सीधे कहता हूं बहुत खारिज है। अचानक से रिवॉल्यूशन करके, रिवोल्ट करके आप कोई काम नहीं कर सकते। एक आध जगह कहीं सक्सेसफुल दिख जाएगा तो दिख जाएगा, रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं होते हैं, कभी नहीं हुए हैं सक्सेसफुल। भारत में भी जो 1857 की देखोगे रिवोल्ट था, सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके लिए प्रॉपर समयकालीन धीरे धीरे आंदोलन ही चलाना पड़ा। तो समाज में भी सुधार समय के साथ धीरे धीरे होता है, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त इस वजह से बहुत ज्यादा प्रश्न की डिमांड में रहते हैं। एक तो पेपर 2 में है डायरेक्ट भारत भारती, ठीक है, और अपना यहां पर है एक दो करेंगे, और एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग प्रिय प्रवास यानी इस पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पर, ठीक। मैं पहले सोच रहा था, हालांकि एक क्वेश्चन और मैं करवा दूंगा, मैं सोच रहा हूं तीसरा क्वेश्चन भी करवा दूंगा, समझा दूंगा, करवाऊंगा नहीं। देखो प्रश्न की डिमांड है छायावाद, यहां पर एक छायावाद है, तो छायावाद पे तो हम प्रश्न अलग से करेंगे नो डाउट, है ना। छायावाद पे जितने प्रश्न बन सकते हैं, छायावाद प्रतिवाद, इस पर हम प्रश्न करेंगे। लेकिन चूंकि द्विवेदी युग में मैंने कहा 2 धाराएं हैं, एक है अनुशासन धारा, दूसरी है स्वच्छंदतावादी धारा। तो कई बार क्या होता है, इस पे बहुत ज्यादा डिबेट उठता है कि छायावाद क्या स्वच्छंदतावाद, यानी जो स्वच्छंदतावाद है, ठीक है, इसी का अगली पीढ़ी है, या स्वच्छंदतावाद पर ब्रेक लगा के छायावाद अलग तरीके से उगा, ठीक है, छायावाद अलग तरीके से उगा। तो अपने आप में यह प्रश्न एक बनता है कि स्वच्छंदतावाद की ही अगली पीढ़ी है छायावाद, या तो एक क्वेश्चन हम इस पे भी कर लेंगे, स्वच्छंदतावाद पर और इस पे कर लेंगे, ठीक है। तो मैं अलग से क्वेश्चन नहीं करूंगा इस पे, क्योंकि सिलेबस में नहीं, तो मैं समय नहीं दूंगा, मैं बस ये टॉपिक आपको दिखा दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि अलग से करने का कोई तुक नहीं बनता है, जब नहीं दिया है पूछने के चांसेस भी बहुत कम है। लेकिन हाँ, क्योंकि छायावाद है तो हो सकता है एक क्वेश्चन स्वच्छंदतावाद से पूछ दे, सिलेबस में नहीं है, हम करने की जरूरत भी नहीं है, सीधी बात है। फोकस हम इसी करेंगे, मैथिली शरण गुप्त पे सबसे ज्यादा, मैथिली शरण गुप्त के साथ साथ अपना एक कर लेंगे हम लोग प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिऔध। क्यों करेंगे प्रिय प्रवास? क्योंकि कहीं ना कहीं आप यूज कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त पे ना, तो आप तुलना में यूज कर पाएंगे, अलग अलग जगह यूज कर पाएंगे। कायदे से प्रिय प्रवास भी हमारे सिलेबस में नहीं है, महत्वपूर्ण बस इसीलिए है क्योंकि वो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, ठीक है, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो अपने आप में बहुत कम चांस है कि पूछ ही दे, है ना, फिर बहुत कम चांस है, मैं फिर भी कह रहा हूं बहुत कम चांस है कि नवजागरण से भिड़ा के क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन ठीक है हम उसको कर लेंगे, ठीक है, तो हम इसको कर लेंगे। तो अभी मैंने आपको द्विवेदी युग का बैकग्राउंड दे दिया, अब थोड़ा सा अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन यही है, साकेत की उर्मिला पर टिप्पणी कीजिए। पहला तो यही प्रश्न है, साकेत की उर्मिला पर टिप्पणी कीजिए। तो पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास पर टिप्पणी कीजिए। अच्छा, आप देखना एक चीज ध्यान रखना, जब बात आ रहा है एक पात्र पर क्वेश्चन पूछा है, बोल रहा है पात्र पर प्रश्न पूछा है, तो नो डाउट पात्र की विशेषताएं बतानी है, पात्र के बारे में समझाना है, तो ये तो सही है। लेकिन जब कह रहा है एक काव्य के बारे में, मान लो यहां पर पूछता मैथिली शरण गुप्त के साकेत पर टिप्पणी कीजिए, साकेत पर टिप्पणी कीजिए, तब साकेत की उर्मिला पर टिप्पणी आप करते, नो डाउट उर्मिला के बारे में बताते ही, और साकेत एक पूरी स्टोरी बताते कि मतलब भगवान राम की ही स्टोरी है, उसमें मैथिली शरण गुप्त जो प्रेरित हैं, है ना, कि नारी विषयक चेतना को भी जो उभारेंगे, ठीक है ना। तो है ना, देखिए ये क्या लिखा है, ये एक यहां पे देखेंगे, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक निबंध लिखा था, क्या लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, नारियों की, नारी विषयक नहीं, भूलता है ये सब चीजें को भूलती है। मैं भाई सीधी बात है, मैं कोई ऐसा टीचर नहीं हूं स्पेसिफिक, मैं एक नंबर लाने के लिए बताता हूं। इसमें एक दो चीजें मैं खुद एग्जाम समय में भूल जाता हूं, एक आध चीजें गलत लिख के आ जाता हूं। कोई भी मेरी जगह कोई भी व्यक्ति
अगर एक आध साल 6 महीना तैयारी किया है तो एक आध चीज एग्जाम में गड़बड़ी लिखने के चांसेस हैं, उसको ही तो सही करना है। इसीलिए तो हमारे पास, इसीलिए तो मैं नोट्स ओपन किया हूं, नहीं तो ऐसे ही समझाना रहता तो मैं पढ़ा देता, है ना। हो सकता है भविष्य में पढ़ा भी दूं, अभी तो फिलहाल मेरा लेवल यही है कि सामने जो लिखा है वही सही मानेंगे, मेरा कहा हुआ सही नहीं मानेंगे। कॉन्सेप्ट में सही बताते चलूंगा, कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। इन्होंने एक लेख लिखा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो आप ये बात तो बताएंगे ही, तो साकेत पर प्रश्न आएगा तो उर्मिला के बारे में बताएंगे ही, लेकिन जब केवल साकेत पर प्रश्न आएगा तो आप इस बात को भी बताएंगे क्योंकि मैथिली शरण गुप्त किस द्विवेदी युग के अनुशासनबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये अपनी कविता में जो भाषा शैली है, जो शैली है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे आप, कि खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग तत्समी है ना, ठीक है, प्रबंधात्मक है कि नहीं है, इस बारे में भी आप चर्चा करेंगे अगर साकेत पर प्रश्न आता है। अगर प्रिय प्रवास पे प्रश्न आ रहा है तो आपको दोनों बातें बतानी है, एक तो प्रिय प्रवास की स्टोरी क्या है, यानी संवेदनात्मक पक्ष क्या है, ध्यान में रखिएगा। तो संवेदनात्मक पक्ष क्या है और आपका शिल्पगत पक्ष क्या है, तो संवेदना और शिल्प दोनों पर आपको कमेंट करना है, न कि केवल एक पर। यह बहुत मिसकंसेप्शन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, यह हमारा मिसकंसेप्शन हो जाता है, इस वजह से हमें नंबर कम मिलते हैं। हमें दोनों पक्ष को बराबर महत्व देना है, हम एक पक्ष को इग्नोर करके नहीं चल सकते। तो यह बात एकदम क्लियर ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हम यही पहले दो क्वेश्चन इन्हीं को कर लेते हैं, ठीक है, इन्हीं को कर लेते हैं। तो पहली बात यह है कि साकेत की उर्मिला पर टिप्पणी लिखना है। तो साकेत की उर्मिला पर जब टिप्पणी आएगा, ठीक है, एक सेकंड, अभी इसको सुनिए। पहले जब साकेत की उर्मिला पर जब टिप्पणी आएगा तो आपको क्या बताना है, पहले तो यही बताना है कि मैथिली शरण गुप्त, पहले आपको मैथिली शरण गुप्त के बारे में बताना है और आपको बताना है जो उर्मिला, ये जो साकेत लिखने का जो प्रयास है, ठीक है, साकेत लिखने का जो प्रयास है वो क्यों किया गया, क्योंकि वो किया गया, एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक लेख लिखा था काव्येतर उपेक्षा, ठीक है, काव्येतर उपेक्षा या काव्यार उपेक्षा नाम का एक लेख लिखा था। उससे प्रेरित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। तो आप सीधे सीधे यही बता सकते हैं कि इनको साकेत लिखने की प्रेरणा, ये बात आप इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में, क्या लिखेंगे, द्विवेदी युगीन हिंदी कविता के, नहीं, द्विवेदी युगीन अनुशासनबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मैथिली शरण गुप्त के प्रसिद्ध महाकाव्य साकेत की प्रमुख चरित्र उर्मिला पर मैथिली शरण गुप्त, नहीं, उर्मिला पर काव्य लिखने की प्रेरणा गुप्त जी को रविन्द्रनाथ टैगोर या टैगोर के लेख से प्रेरित, या टैगोर के एक लेख से प्रेरित, नाम भूल जाएंगे आप तो छोड़ दीजिए, लेख से प्रेरित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली थी। इस बात को आपको बताना है, ठीक है, तो इस बात को आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा, टाइप 1 ऑफ इंट्रोडक्शन ये हो सकता है, देखो यहां पर डिसीजन मेकिंग आपको करनी है। मेरे हिसाब से मैं तो दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूं। दूसरा तरह का आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, दूसरा तरह का आप क्या कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो आप बता सकते हैं कि जो गुप्त जी की रचनाएं थी, तो गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में उन, क्या फिर आप इस बात को बता सकते हैं कि गुप्त जी, ठीक है, का समय कौन सा था, गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त जी का समय कौन सा था, 1900 से 1918 तक द्विवेदी युग काल के ये प्रमुख कवि रहे हैं। उस समय इन्होंने लीक से हटकर, ठीक है, इतिहास की छूटी हुई या भुला दी गई नारियों पर कविता लिखने का साहस पहली बार किया, जिसमें उन्होंने यह माना कि ये भी इंट्रोडक्शन का सेकंड टाइप है।
दोनों बेटर हैं, मैं तो दोनों कर लेता भाई, मतलब मूड के ऊपर है। एग्जाम में जैसा प्रश्न आता तो मैं दो तरह का इंट्रोडक्शन आपको कर रहा हूं, जिसमें उन्हें माना कि महात्मा बुद्ध की सफलता में यशोधरा, ये अपना जो क्या बताया था आपको दूसरा, विष्णुप्रिया, तो ठीक है, तो आपको क्या बताना है, चैतन्य, ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु की सफलता में विष्णुप्रिया और लक्ष्मण की सफलता में उर्मिला के महत्व को नहीं नकारा जा सकता है, या इनका अत्यधिक योगदान रहा है, ठीक है, अत्यधिक योगदान रहा है। पारंपरिक रूप से राम कथा, अगला पॉइंट ये लिखेंगे, पारंपरिक रूप से राम कथा तो कई कवियों ने लिखी है, ठीक है, कई कवियों ने लिखी है, परंतु राम कथा में उर्मिला का विरह वर्णन या मार्मिक विरह वर्णन लिखने का प्रयास गुप्त जी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से प्रेरित होकर किया। ये बता सकते हैं, ठीक है। तो दूसरे तरह का भी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, पहले टाइप का भी लिख सकते हैं, आपकी जो इच्छा, ठीक है। अब ये बात समझिएगा, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बेसिकली है क्या साकेत की उर्मिला का बेसिकली ये है, थोड़ा सा हम एक बार शॉर्ट में देख ही लेते हैं साकेत बेसिकली है क्या, ठीक है। थोड़ा सा हम वहीं से कर लेते हैं ना, तो कॉन्सेप्ट हमारा ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मॉडल आंसर है बहुत अच्छे से नहीं है, लेकिन मैंने चूंकि आपके लिए, मैं वही कह रहा हूं, आपको पढ़ाने के लिए मैं जितना मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने मतलब जो जितना आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसका मान लो 50% मैं पढ़ के गया था एग्जाम में। मतलब ये साकेत वाकेत मैंने यहां से नहीं देखा था, मैंने वो सीधा मान लिया था कि हाँ मेरा था, क्योंकि समय नहीं था, मुझे पता था कि सबसे ज्यादा फोकस वाले टॉपिक वो हैं, तो मैंने उन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। बस एक अब ये सभी तीव्रतात्मकता तो पढ़ी ही नहीं, तो देखेंगे, ठीक है। यहां पर देखेंगे जो साकेत और यशोधरा दो प्रमुख इनके ग्रंथ हैं। यहां पर पहले इस बात को एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन में बता दिया, मेन बॉडी बता दूंगा। आप देखेंगे इनके राम सामान्य मानव हैं, अगर मान लो साकेत पे भी टिप्पणी आता है तो आप कर लोगे आराम से, ठीक है। सामान्य मानव है लेकिन मानवता के उत्कर्ष पर है। अभी आपने अमीश त्रिपाठी की किताब पढ़ी होगी, अगर अमीश त्रिपाठी की, ठीक है, जो राम पर केंद्रित है, या शिवा ट्रायोलॉजी आपने पढ़ी होगी, है ना, या इच्छाकू के वंशज आपने पढ़ी हो, तो आप देखोगे वो राम एक सामान्य मानव है, लेकिन वो सामान्य मानव होते ही अपने नियम कानून, आप कह सकते हो जो मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, वो इतना ध्यान देते हैं इन चीजों पर कि वो ईश्वरत्व के अधिकारी हैं। फिर कैकेयी की हम लोग इतनी ज्यादा आलोचना करते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा साकेत के लिखते समय इनका दृष्टिकोण क्या है। कैकेयी को हमने इतना आलोचना किया, मतलब आप देखोगे किसी महिला का नाम भारत में कैकेयी रखा ही नहीं जाता है, खोज लो एक बार, कैकेयी नाम की आपको कोई महिला मिलेगी नहीं। मतलब एक आध भूले भटके किसी ने लिख दिया जिसको पता ना हो कि वाली स्टोरी है, या जो श्री राम से दुश्मनी करता हो एकदम, समझ रहे हो, जो एकदम होता हो ना, क्योंकि भारत में भाई हमने सीधी बात है, हमने श्री राम को अपना प्रभु माना है, और हम तो यही मानते हैं उन्हीं की लीला है सारी, है ना। हम तो अयोध्या के राजा के रूप में कम, उनको हम प्रभु श्री राम के रूप में ज्यादा देखते हैं, और बिल्कुल हम देखते ही हैं, हमारी आस्था जुड़ी हुई है। तो कैकेयी का पात्र इतना ज्यादा आलोचना का शिकार होता है कि आप देखोगे, मतलब जब वो पहली बार जो वो बना था ना रामायण सीरियल, तो उसमें कैकेयी को मतलब लोग इवन गाली वाली देने लगते थे, बहुत बुरा मतलब कंडीशन हो गया था कैकेयी का, तो ये बात तो समझिए, असली मान लिया था लोगों ने एकदम। तो ये जो पात्र है इसके प्रति भी इन्होंने संवेदनशीलता दिखाई है। दूसरी बात, जो तात्कालिक राजनीतिक आंदोलन हो रहा है उसका प्रतिबिंब है। तो मैंने ये बात आपको पहले बताई कि कोई भी काव्य अपने समय का प्रतिबिंबन होता है। दो प्रमुख सर्ग हैं, 10वां सर्ग मेनली 10वां सर्ग जहां पे उर्मिला का विरह वर्णित है। तो दो प्रमुख सर्ग है जहां पर उर्मिला का विरह वर्णित है ना। अब यहां पर आप एक चीज ध्यान रखेंगे, ये वाला लाइन याद रखेंगे, आप पूरा तो याद नहीं रखते, रह चिर दिन तू हरी भरी, बड़ सुख से बड़ सृष्टि सुंदरी, प्रभु नहीं फिरे क्या तुम ही फिरे, हम गिरे आहे तो गिरे गिरे। मतलब ये से बढ़िया ये है, सजनी रोता है मेरा ज्ञान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी तान, उसकी कोई तान। बहुत सिंपल है,
द्विवेदी युगीन अभिधात्मकता दिखेगी आपको, द्विवेदी इतिवृत्तात्मकता आपको दिखेगी सीधे सीधे। जो बात है भाई, सजनी रोता है सजनी मेरा ज्ञान, है ना भाई, सजनी रोता है मेरा गान, बस क्या किया, गद्य को पद्य में ट्रांसफर कर दिया बस, और कुछ नहीं। प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी तान, और क्या कर रहा है, लय मैच करा रहे बस, ठीक है। तुकबंदी बेसिकली क्या हो रही है, तुकबंदी हो रही है, तुकबंदी का प्रयोग है। तो आप देखोगे यहां पर है ना, सजनी रोता है मेरा ज्ञान मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान। तो ये एक एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, पहले तो याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए अलग कॉपी में। एक एग्जाम्पल यशोधरा से आप कंपेयर कर सकते हैं ना, यशोधरा भी इसी तरह से कहती हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते कह, ठीक है, तो क्या वे मुझको अपनी पथबाधा ही पाते। तो मतलब यशोधरा के मन में भी एक प्रश्न है बुद्ध को लेके, यार मुझसे कह के जाते, उनको भाई बुद्धत्व प्राप्त करना था तो मुझे कह के जाते, तो क्या मैं उनको रोकती तो मुझे समझाते, और मैं रोकती ही नहीं, अब उनके पथ में बाधा नहीं पड़ती, तो विश्वास में नहीं लिया। ये बड़ा प्रश्न उठना चाहिए, हम नहीं उठाते हैं। हम श्री राम पे बहुत प्रश्न उठाते हैं, नो डाउट, समय की बात है, समय की बात, हम श्री राम पे खूब प्रश्न उठाते हैं कि उन्होंने माता सीता को कैसे छोड़ दिया, तो खूब प्रश्न उठाते हैं। क्या बुद्ध के ऊपर आपको प्रश्न दिखते हैं कभी? नहीं। बुद्ध ने भी तो यशोधरा को त्यागा, बुद्ध भी तो यशोधरा को त्याग कर गए, तो क्या उनके ऊपर प्रश्न उठाए? क्या वो ऐसा ना करते, अगर यशोधरा से बातचीत करते, एक बार कहते कि यार देखो मुझे निर्माण चाहिए, मुझे ये जीवन नहीं समझ में आ रहा है, बातचीत करते। आजकल बहुत सारे लोग संन्यास लेते हैं, घर वालों को समझाते हैं, मनाते हैं, कई दिन भूखे रहते, अनशन करते, घर पे समझते बातों को, ऐसे करके जाते। एक क्वेश्चन उठना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। तो वही वो अब यशोधरा के मन में सोचो, जब उनको अगले दिन पता चला कि बुद्ध गायब है, पता उठी, अरे गए, मोबाइल है नहीं, मैसेज कर नहीं सकते हैं, व्हाट्सएप कर नहीं सकते हैं, जीपीएस है नहीं, लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं, कुछ ट्रैकिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, बुद्ध गए। उनके मन में क्या बीत रही होगी, उनके मन में क्या बीत रही होगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। तो यही वो कह रहे हैं कि यशोधरा भी कहती हैं, ठीक है, यशोधरा भी कहती हैं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो ये आप याद रख लेना, दो बात, दो क्यों याद रख लेना, समझिएगा इस बात को। पेपर 2 में भारत भारती है, भारत भारती पे भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, या ऐसे ही प्रश्न होता है कि भारत भारती में निहित नारी चेतना पर चर्चा करें। तो जब वहां पर प्रश्न आएगा तो आप इन दोनों पॉइंट से लिंक कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी अन्य कृति में भी नारी चेतना को इस प्रकार व्यक्त किया है, जो कि यहां भी दिखती है। ये बात ध्यान में रखिएगा, हमें चीजों को इंटरलिंक करना है। तो मैं जो 2 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, 2 एग्जाम्पल याद करा रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, हो सकता है साकेत पर डायरेक्ट प्रश्न ना आए, आ भी सकता है, नो डाउट, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त सिलेबस में लिखा हुआ है। लेकिन अगर अलग से प्रश्न आता है, किसी भी प्रश्न को पूछा जाता है, तो आप इस बात को बताएंगे, इस बात को आप बताएंगे, ठीक है, इस बात को आप बताएंगे 100%, ठीक है। तो इन्होंने यही किया है, इन्होंने क्या किया अब देखेंगे, है ना, समाज की उपेक्षिता नारियों, जिनको समाज ने उपेक्षित कर दिया है, उर्मिला, विष्णुप्रिया, यशोधरा, इनकी ओर से ये सहानुभूति की भीख नहीं मांगते हैं, मतलब ये रो नहीं रही हैं कि आ जाओ मेरे पास। नागमती का विरह वर्णन से अलग है। नागमती क्या कह रही है, नागमती कह रही है कि भैया एकदम यह तन जा रहा हूं छाड़ के, कहूं कि पवन उड़ाओ, है ना, और वो कौए से कह रही है कि जाके मतलब मेरा संदेशा दे दो, है ना, मुझे मतलब एग्जैक्टली अभी वो दोहा नहीं याद आ रहा है, चौपाई हो जाएगा, वो रिवीजन करना पड़ता है, मतलब जो आप लोग यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो बहुत पीछे छूट चुकी हैं चीजें, ठीक है, बार बार याद करना पड़ता है, कई बार बोलना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो सहानुभूति की भीख मांग रहे हैं कि यार आ जाओ, प्लीज आ जाओ, है ना, शादी कर लो तब भी आ जाओ। लेकिन ये सहानुभूति भी नहीं, ये कह रहे कि ये प्रश्न उठा रहे हैं, ये करुणा, ये विरह के माध्यम से करुणा की सृष्टि कर रहे हैं। क्या आपको भी पढ़ के दुख होगा कि वाकई में यार इनके मन में तो ये चीजें चल रही होगी। यशोधरा ये नहीं कह रही है, यशोधरा ये नहीं कह रही कि बुद्ध तुम आ जाओ, यशोधरा कह रही है अपनी सखी से, सखी अगर वे मुझसे कह के जाते तो क्या अपनी पथबाधा ही पाते, ये कह रही हैं, करुणा का सृजन कर रही हैं, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती उसकी कोई तान, ये विरह में है। ये नहीं कह रही है कि प्रिय आ जाओ वापिस, नहीं, ये कह रही है भैया ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि विगलित करने वाली करुणा की सृष्टि करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
अब यहां पर यही बात है ना, यही बात है कि 1932 के ईस्वी में इनका प्रथम चरण आया। अब एक बात समझिएगा जो काम की बात है, तो इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको बता दिया वो आप लिखेंगे, दोनों में से मैंने बता दिया, ठीक है। अब क्या बताना है, ये बात अब बतानी है कि साकेत काव्य की रचना में इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था, राम सीता की महत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए समाज द्वारा उपेक्षित, ठीक है, राम, ध्यान रखिएगा यही कीवर्ड्स यूज करने जो हमने ऊपर पढ़े ना, वही कीवर्ड्स यूज करना है, राम सीता के महत्व को अक्षुण्ण रखते। तो अब हम मेन बॉडी में आ जाएंगे। तो साकेत की उर्मिला पर प्रश्न आया है, हमने इंट्रोडक्शन दो प्रकार से कर लिया, या तो यशोधरा विष्णुप्रिया को उल्लेखित करते हुए लिख दीजिए कि वो ऐसा करने का प्रयास करते हैं इसमें भी, या फिर आप बिना उल्लिखित के डायरेक्ट साकेत पर चर्चा कर सकते हैं कि इनको यहां से प्रेरणा मिली और इन्होंने, ठीक है, साकेत लिखा। आप दोनों में से कोई भी इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मेन बॉडी में आएंगे क्योंकि साकेत की उर्मिला पर प्रश्न है, तो इस बात पर बताएंगे कि जो रचना है प्रमुख उद्देश्य क्या है, राम सीता को महत्ता को अक्षुण्ण रखते हुए उर्मिला के महत्व को प्रतिपादित कर, उर्मिला के महत्व को प्रतिपादित कर या इतिहास में उपेक्षित, देखो वाल्मीकि ने रचना की, तुलसी ने रचना की, इन्होंने उपेक्षित रखा, उर्मिला के बारे में बहुत ज्यादा नहीं लिखा, उर्मिला के दृष्टिकोण को वर्णित करना है। और इसी काव्य के 10वें सर्ग में, ठीक है, आप बताएंगे 10वें सर्ग में क्या है, उर्मिला का वीर वर्णन विशेष प्रकार से किया गया है। प्रमुख उदाहरण द्रष्टव्य है, तो वही सखी वाला नहीं, सजनी रोता है मेरा गान, प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है उसकी कोई तान। एक और है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, दृग नैनों से फूट रही थी जलधार, कुछ मतलब वो वीरा में इतना पीड़ित है ना, उर्मिला कितना ज्यादा। फिर आप अगला पॉइंट क्या बताएंगे, ठीक है ना, अगला पॉइंट यही बताएंगे आप, है ना, ठीक। अब ये तो कंक्लूजन हो जाएगा, कंक्लूजन पहले से देख लो। कवि का वैशिष्ट इसमें है, साकेत में उर्मिला को नायिका की पद प्रतिष्ठा देते हुए भी राम को काव्योचित उत्कर्ष और महत्व देने में सफल है। ये कंक्लूजन होगा, साकेत की उर्मिला में कंक्लूजन होगा। अब थोड़ा सा एक बार अब यहां पे आते हैं वापस। अब ध्यान रखिएगा क्या करेंगे आप, तो पहला आपने पॉइंट बता दिया कि वीरा वर्णन है, फिर बताएंगे जहां पर सीता, श्री राम को वनवास मिलने के कारण सीता पति के साथ चल पाने का उचित तर्क दे पाती हैं, वहीं मर्यादा एवं कुल की प्रतिष्ठा ध्यान रखते हुए नव यौवना, ये कीवर्ड यूज करना सब, भाई एकदम किशोरी तिथि शादी हुई होगी, मेरे हिसाब से बाल विवाह हुआ होगा, मुझे श्योर नहीं है, जब भी शादी ब्याह हुआ हो तो बहुत ही कम आयु में शादी ब्याह होगा, ठीक है। ये भी मतलब मर्यादा के कारण बोल नहीं पा रही हैं, ठीक है, मतलब उनका पति जा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मैं तो बड़े भैया के साथ जाऊंगा। थोड़ा सा इस बात को सोचिए, भगवान लोग हैं, मैं खुद भी मतलब भगवान श्री राम मेरे बगल में, लेकिन अब मैं हिंदी साहित्य पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा सा एक आलोचनात्मक दृष्टि बगल में रखनी पड़ती है, मजबूरी है, नहीं तो आपको चीजें नहीं समझ में आएंगी, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो बड़े भाई के साथ छोटा भाई जा रहा है, अब उसकी पत्नी बोल नहीं पा रही है, मजबूरी है भाई, कि बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि यार कितनी नहीं बेशरम टाइप की फीलिंग आई, यार कितनी बेशरम, बताओ पति के साथ घूमने जाना है इसको, इस वजह से जा रही, बोल नहीं पा रही, उसको मर्यादा का ध्यान रखना है, लेकिन यार उसके मन में भी तो वीरा चल रहा होगा, तो ये बात आप बताएंगे प्रॉपर, ठीक है, इस बात को बताएंगे, ठीक है, कि सीता, तो इस बात को बताएंगे कि राम कथा में राम का चरित्र तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उर्मिला का वीरा भी मार्मिक है। या फिर आप ये बात बताएंगे कि श्री रामचरितमानस में तुलसी ने सीता वियोग में दर दर भटकते राम के मार्मिक विरह पर तो ध्यान दिया है, इस बात को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, परंतु कवियों का ध्यान उर्मिला के विरह पर नहीं गया। सीता तो राम के साथ चलने का तर्क, वनवास गमन या वन गमन के दौरान सीता तो राम के साथ चलने का तर्क दे पाती हैं, लेकिन मर्यादा, आदर्श, पारिवारिक बंधनों के कारण उर्मिला परवश हो जाती है, और यह विरह की अवधि 14 वर्षों की लंबी अवधि है, जो कि और भी कठोर हो जाती है। इसी की ओर संकेत करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने कहा, ये अवधिशिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। आप थोड़ा सा आधुनिक जमाने में सोचो,
कोई पति अपनी पत्नी को छोड़ के 14 साल के लिए जा रहा है, आएगा तो शादी दूसरी हो चुकी होगी, 99% श्योर है। मतलब अद्भुत प्यार होना चाहिए तभी ऐसा होगा, ठीक है। लोग 1 साल छोड़ के विदेश जाते हैं तो पता चलता है कि आए तो देखे कि दूसरा ही शादी हो गया, वो विदेश में सेट हो गए, पत्नी देश में सेट हो गई, क्या करोगे? यही हकीकत है। लेकिन इनको कितना ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा, इनको 14 साल तक समझ रहे वेट करना था, इंतजार करना था कि पति वापिस आएंगे, मर्यादा था, पारिवारिक बंधन थे, आदर्श समाज के प्रति प्रस्तुत करना था। तो इस बात को आप बताएंगे। एक मैंने वो सजनी वाला लिखवा दिया, एक ही वाला लिखवा दिया, 2 एग्जाम्पल बहुत हैं, ठीक है। फिर ये बताएंगे उर्मिला के वीरा वर्णन में गुप्त ने अतीत की स्मृतियों का भी सुंदर उपयोग किया। भाई अतीत की स्मृतियां, कैसे शादी हुई, कैसे ब्याह हुआ, ये सब बताएंगे, ठीक है ना। फिर आप क्या बताएंगे, यही कि कंक्लूजन भाई कि निसंदेह साकेत में उर्मिला के पात्र को नायिका का पद प्रतिष्ठित करते हुए भी गुप्त जी ने क्या किया है, राम के चरित्र को उचित काव्योत्कर्ष प्रदान किया है, जो कि उस काल में अत्यंत सर्वश्रेष्ठ या विशेष था। ये आप बताएंगे, ठीक है। तो ये बात हमारा हो गया, साकेत की उर्मिला पर हमने टिप्पणी कर ली, साकेत की उर्मिला पर हमने टिप्पणी कर ली। और थोड़ा एक इसी के साथ साथ हम दूसरा भी कर लेते हैं, तो आप आराम से कर लेंगे। असर क्या, मुझे आपको लाइन से लिखवाना है ना ये। अब अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त के काव्य कर्म में निहित नारी भावना पर प्रकाश डालिए। तो मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, नारी भावना पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो बस ध्यान में रखना है, इंट्रोडक्शन में क्या बात बतानी, इंट्रोडक्शन में वही बात बतानी कि नवजागरण नारी दशा, उस समय 1900 से 1918 का माहौल क्या था, द्विवेदी युगीन काल है। उस समय क्या है, नारी स्वतंत्रता चेतना भी नवजागरण का प्रमुख अंग बन चुकी है। दयनीय दशा में बदलाव लाना कवियों का उद्देश्य हो चुका है, ठीक है, कवियों का उद्देश्य हो चुका है। इसी आधार पर, है ना, इसी आधार पर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भी जोड़ देना है, भी क्या अपने लेखों और निबंधों के माध्यम से रचनाकारों को प्रेरित कर रहे थे कि वह नारी विषयक चिंतन करें। और इन्हीं कारणों से, तो आप कारण बता देंगे कि इन्होंने अपने काव्य कर्म में नारी को क्यों शामिल किया। अपने इंट्रोडक्शन बता दें कि वो माहौल, स्वतंत्रताकालीन माहौल क्या है, नवजागरण का दौर है। तो इंट्रोडक्शन में ये कीवर्ड डालना है, नवजागरण, नारी की दयनीय दशा को समाप्त करना या उसको बदलाव लाना, ठीक है। और तीसरी बात आपके इंट्रोडक्शन में आना चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तीसरी बात आपके इंट्रोडक्शन में क्या होनी चाहिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा भी अपने लेखों और निबंधों के माध्यम से क्या है, सार्थक रचनाओं के लिए प्रेरित करना। ये 3 प्रमुख कारण थे जिन्होंने प्रेरित किया द्विवेदी जी को गुप्त जी को रचनाएं लिखने के लिए। एक ध्यान रखेंगे, कुछ लोग हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क, तो लिख के पहले आप खुद भी एक बार चेक कीजिए। देखिए आप लोग क्या करते हैं, होमवर्क लिख के डिस्कशन ग्रुप पे कमेंट करते हैं, सर चेक करो चेक करो चेक करो। देखो एक बात समझना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चेक नहीं करूंगा, ना ही मैं इस मामले में घमंड दिखा रहा हूं। भाई मैं चेक करता हूं, जनरली मुझे समय मिलता है तो कमेंट भी करता हूं, लेकिन यार मेरी लिमिटेशन है। मान लो 200 लोग आंसर लिख के अपलोड करेंगे तो मैं 200 लोग का कैसे चेक कर पाऊंगा। मेरी जगह रह के देखो, आपको समझ आएगा। कोर्स का स्ट्रक्चर क्या था, वीडियो डिस्कशन क्वेश्चन, वो 100% इफिशियंसी के साथ किया जा रहा है। ये तो मैं होमवर्क दे रहा हूं, आपके सपोर्ट के लिए दे रहा हूं, तो मैं मना भी नहीं कर रहा हूं नहीं चेक करूंगा। एक मेरी तरफ से भी एक, आप अगर कह सकते हैं कि उपाय कर लें कि पहले एक बार खुद भी तो चेक कर लें। जब आंसर लिख रहे हैं तो पहले खुद भी चेक कर ले। पहले क्या चेक करना है कि क्या शब्द सीमा का पालन हुआ है कि नहीं, पहले तो यही चेक कर लेना है। दूसरी बात, क्या हमने कुछ गलत लिखा है तो अपने ओरिजिनल कंटेक्स्ट में मिला लेना है। अब एक व्यक्ति थे, उन्होंने लिख लिख के भेजा, अब उसको मुझे एकदम मतलब 4 बार सर चेक कर दिए चेक कर दिए चेक कर दिए। मैंने पहली लाइन पढ़ी, पहली लाइन में ही गलत है ना। जो क्या था कि जो रचना थी, वो रचना का नाम 2-2 बार गलत लिख रहे हैं, किस कवि ने लिखा। अब ये बेसिक एरर अगर आप कर रहे हो तो आप एक बार लिख के ये नहीं कि सर तुरंत भेज दो, सर को लो भाई उसका काम है चेक करेगा। नहीं भाई, बेसिक काम खुद देख लेना चाहिए कि वर्ड लिमिट में है तो वैल्यू एडिशन मैं करवाऊंगा, मैं बताऊंगा कि नहीं ये चीजें ऐड करनी है। दूसरी बात, वो क्वेश्चन एग्जैक्ट मैंने डिस्कशन किया था कि यही लिखना है आंसर में, वही लिखे फिर भी गलत लिखे, तो क्या किया जा सकता है इसमें, मतलब कैसे सुधार बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। आप बताएंगे, अब आप क्या बताएंगे, ठीक है, कि
मैथिली शरण गुप्त ने इन्हीं कारणों से नारी को केंद्र में रखते हुए साकेत, यशोधरा, हिडिंबा, वो किनकी पत्नी थी, अर्जुन की पत्नी थी शायद, कि भीम, हिडिंबा, एक मिनट, मेरे हिसाब से अर्जुन की पत्नी थी, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा असल में ये हिंदी साहित्य में सब थोड़ा सा जरूरी है, हर बार चेक करके ही आता हूँ, लेकिन मैं इनका नाम नहीं याद रहा था। हिडिंबा, डेमन किंग वाज मेंशन्ड एपिक महाभारत, ही वाज किल्ड। अरे हिडिंबा वोड मेरी हिडिम, ये भीम मनाली, जब मनाली गए थे 5 पांडव किल द हिडिंबा मैरिड भीम, कि बर्तु घटोत्कच, हाँ भीम, मुझे वही फीलिंग आ रही थी, भीम की पत्नी थी हिडिंबा। तो भीम छोड़ के गए थे, घटोत्कच भी मर गया युद्ध में आके। घटोत्कच ने सोचो महाभारत युद्ध में आके एकदम मतलब कौरवों का सत्यानाश कर दिया था, ठीक है। तो इनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो साकेत में उर्मिला, यशोधरा में यशोदा, हिडिंबा, विष्णुप्रिया, बहुत सारे काव्य ग्रंथों की रचना की जिससे उनकी नारी भावना की विवेचना की जाती है। तो आप ये बता सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की जिसमें कवियों द्वारा उपेक्षित, ठीक है, तो कवियों द्वारा उपेक्षित, आप ये तक बताएंगे, कवियों द्वारा उपेक्षित नारी, सशक्त नारी पात्रों की इन्होंने क्या की, रचना की, जिसमें उनकी नारी भावना की विवेचना की जाती है। 2 प्रमुख फेमस है, आप साकेत की उर्मिला, यशोधरा की यशोधरा दिखा देंगे कि अविस्मरणीय चरित्र हैं। अब आप इस बात को बताएंगे थोड़ा सा, ठीक है, अब उस बात को थोड़ा सा बताएंगे। नारी भावना, आप देखो नारी भावना क्या है, इनकी नारी भावना क्या है। पहली बात, जो समाज द्वारा उत्पीड़ित, ये कीवर्ड्स हैं, ध्यान रखो, उत्पीड़ित, उपेक्षित तथा तिरस्कारित, जितना शुद्ध हिंदी ऐसे लिखोगे ये सब कीवर्ड, जितनी प्रैक्टिस कर लो, तिरस्कारित नारी पात्रों को क्या किया, पात्रों को मुखरता प्रदान की, इनको भी बोलने की अवसर प्रदान किया, मुखरता प्रदान की। तो पहला पॉइंट तो यही बताना है, ठीक है। फिर दूसरा, इनका मानना है पुरुष प्रधान या पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज में, पितृसत्तात्मक पुरुष प्रधान समाज में इनका मानना है कि पुरुष की सफलता के पीछे नारी का योगदान है। इनका मानना है कि बुद्ध सफल हुए उसके पीछे यशोधरा का त्याग, लक्ष्मण सफल हुए उसके पीछे उर्मिला का त्याग, वहीं चैतन्य महाप्रभु सफल हुए उसके पीछे विष्णुप्रिया का त्याग भूलना नहीं चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। फिर क्या बताएंगे, जिस पुरुष समाज ने त्याग दिया नारी को, उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके प्रति वो सहानुभूति नहीं प्राप्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान रखिए, वो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है। तो सहानुभूति नहीं, बल्कि उनको स्वर प्रदान करके, उन महिलाओं को स्वर प्रदान करके करुणा जनित करने का प्रयास कर रहे हैं, करुणा जगा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अब फिर बताइए, इनका विरह वर्णन, यानी इनकी नारी पात्रों का वीर वर्णन, इस बात को बताएंगे, वीर वर्णन नागमती के समान, नागमती के वीर वर्णन के समान अपने पति को वापिस पाना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि क्या पति की सफलता में वे बाधक होती। फिर बताएंगे यशोधरा का एग्जाम्पल, यशोधरा उदाहरण, यशोधरा तो बताएंगे, समझ रहे हैं, यशोधरा कि सखी वे मुझको बतला के जाते, सखी क्या वो मुझे कह के जाते, तो कुछ था ना, कह अपने पद की बाधा पाते, कुछ समथिंग जो भी याद है वो याद करना है, तो वो एग्जाम्पल यहां पे देंगे, ठीक है। 14 वर्षीय कठोर अवधि, फिर वही साकेत की उर्मिला का एक पॉइंट बताएंगे। ये बता के एक पॉइंट, जो ये कितने पॉइंट हो गए हमारे, 4 पॉइंट हो गए, 1 2 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट आप बताएंगे फिर ये बताएंगे पारंपरिक नारी, तो आप ये बताएंगे, लास्ट पॉइंट है कि इतना महत्वपूर्ण, ये थोड़ा आलोचनात्मक रहेगा, मतलब ये थोड़ा आलोचनात्मक पुट आ रहा है। आप बताएंगे कि गुप्त जी ने इन नारियों को मुखर स्वर तो प्रदान किया तथा नारी की दयनीय दशा को समाज के सामने रखने का प्रयास किया, परंतु इनके
क्या लिखा है, इनकी नारी भावना, ये पूछा ना, इनके काव्य में निहित नारी भावना, इनके काव्य में कर्म में निहित, ये लिख देना, इनके काव्य में कर्म में निहित नारी भावना में नारी का विचार या नारी मूलतः पारंपरिक नारी है, इस बात को बताएंगे आप, पारंपरिक नारी है जहां वह त्याग, तपस्या एवं ममता की मूर्ति है। उनका भारत भारती में उन्होंने दृष्टिकोण व्यक्त किया है तथा वह पति को देवता समान मानती है। भारत भारती में उन्होंने व्यक्त किया है, फिर लिखेंगे भारत भारती में व्यक्त किया, वही पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से, अचल प्रसार प्रणाम कर, फिर भी न की भगवान से, वो अभी आएगा, भारत भारती में एग्जाम्पल नोट कर लेना है। तो इन्होंने किया, ठीक है, फिर वही बताएंगे, ठीक है ना, फिर ये बताएंगे कि वे कंक्लूजन ये देंगे कि मैथिली शरण गुप्त की नारी भावना पारंपरिक नहीं है, या फिर अतः स्पष्ट है पारंपरिक नहीं है। नारी को शिक्षित, स्वाभिमानी रूप में तथा राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए देखना चाहते थे, किंतु उसकी पारिवारिक भूमिका, तो जो आपने चौथा पॉइंट लिखा ये भी बता दिया कि पारिवारिक भूमिका भी मानते थे। कुल मिलाकर उनकी नारी भावना तत्कालीन युगानुकूल दिखाई पड़ती है। तो इस बात को आप बताएंगे, ठीक है, कि उन्होंने न केवल शिक्षित एवं स्वाभिमानी रूप में देखा, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए भी देखना चाहते थे, लेकिन ध्यान रखना है कि इनकी नारी भावना क्या है, युगानुकूल है, तत्कालिक युगानुकूल है, ये बात आपको बतानी है, ठीक है। तो मैंने आपको सारा बता दिया कि लक्ष्मण की यश गाथा में उर्मिला की तपस्या, गौतम की बुद्धत्व प्राप्ति में यशोधरा के त्याग, महावीर की आध्यात्मिक स्थिति में, अच्छा महावीर हैं, विष्णुप्रिया महावीर हैं, मैं चैतन्य महाप्रभु क्यों बता रहा था, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ यार, ये थोड़ा सा ना, विष्णु प्रिया, ये विष्णुप्रिया रामचंद्रन पिल्लई हीरोइन आ रहा है, इंडियन एक्ट्रेस डांसर, बताइए विष्णुप्रिया, बड़ा लोड है जिंदगी में, विष्णुप्रिया टिकटॉक आवता, गूगल पे सर्च क्या करता है, विष्णुप्रिया किसकी रचना, ये देख लेता हूँ। मैथिली शरण गुप्त, हाँ चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है भाई, मैं भी श्योर था, मतलब मैथिली शरण गुप्त की रचना विष्णुप्रिया चैतन्य महाप्रभु की दूसरी पत्नी के जीवन पर आधारित है, ठीक है, ये है, तो मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है, चैतन्य महाप्रभु, ये महावीर नहीं है, ठीक है, ये गलत है, चैतन्य महाप्रभु हैं, ठीक है, मैंने भी क्योंकि सर्च किया था, मैंने वही कहा ना, कई बार ये मॉडल आंसर में कुछ गलतियां दी रहती हैं, मैं उसको सही करवा दूंगा, कोई बात नहीं। तो ये आप इस बात को बताएंगे, ठीक है, कि पुरुषों की कीर्ति के पीछे नारियों का बलिदान रहा है, उन्होंने इस बात को प्रॉपर बताया है। हमने सब बातें हमने बहुत डिटेल में की हैं, ठीक है, हमने बहुत मतलब अच्छे से 4 पॉइंट, हमने 4 पैराग्राफ डिटेल में बताया, ये 4 पैराग्राफ लिखिए, इसको नोट करिए, आंसर बहुत अच्छा आएगा। अब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे अगला, फिर हम छायावाद स्टार्ट करेंगे, तो हम करेंगे प्रिय प्रवास पर टिप्पणी करें, ठीक है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। देखो ये क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं बस आपको बता दे रहा हूं, बस काम की बात बताते रहा हूं। देखो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, बस ये ध्यान रखना है। प्रिय प्रवास क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, और ये जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध है वो अनुशासन काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो 2 कवि प्रमुख हैं, मैथिली शरण गुप्त और ये दोनों अनुशासन काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि कृष्ण और राधा की बहुत सारे लोगों ने रचनाएं लिखी, कृष्ण और राधा की पौराणिक कथा को आप इस बात को प्रॉपर बताएंगे। कृष्ण और राधा की जो कथा है, जयदेव ने अपने गीत गोविंद, ठीक है, सूरदास ने अपने पदों आदि के माध्यम से व्यक्त किया है, किंतु हरियोध ने पौराणिक कथा में मौलिक उद्भावनाएं युक्त की हैं। इस बात को आप इंट्रोडक्शन में बताएंगे, तो मैं कुछ कीवर्ड्स बोला उसको नोट कर लीजिए, अपने इंट्रोडक्शन में इस बात को बताइएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि उन लोगों ने बताया, ठीक है, तो आप देखोगे जो जयदेव हैं, जयदेव, ठीक है, बस एक मिनट, जयदेव हैं वो गीत गोविंद की रचना करते हैं, सूरदास भी रचना करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे ये अपने बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, मैथिली कवि, क्या नाम है उनका, अरे अभी कल ही नाम याद किया था, बोलते बोलते ना इतना पढ़ा के भूल जा रहा है, मैथिली कवि सर्च करते ही वही आएगा, विद्यापति, हाँ याद आ गया, सर्च करने की जरूरत,
विद्यापति ने भी राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, लेकिन बस अंतर यह है कि ये पौराणिक कथा को इन्होंने क्या किया, हरिऔध ने। तो जब हम आंसर लिख रहे हैं, देख लो भाई, मैं आंसर लिख रहा हूं तो मैंने क्या किया, मैंने तुलना कर रहा हूं, बस ये ध्यान रखना, कंपैरिजन कर रहा हूं कि जब कृष्ण चले जाते हैं यमुना के उस पार तो गोपियां विरह में दग्ध हैं, राधा भी विरह में दग्ध हैं। ये बात हमने सूरदास की रचनाओं में पढ़ी है। लेकिन ये क्या करते हैं, आधुनिकता से जोड़ देते हैं, जो इनकी मौलिकता है उससे जोड़ देते हैं। ये इनके जो राधाएं जब श्री कृष्ण चल जाते हैं तो वो लोक सेवा में चली जाती हैं, वो दुनिया का हित करने चली जाती हैं। वो विरह में रोती नहीं है कि मैं विरह में व्याकुल हूं, है ना। और वो है ना, एक इसमें आ जाता है, व्याख्या में कई बार आ जाता है कि, मतलब मैं मीनिंग बता रहा हूं, मुझे एग्जैक्टली वो याद नहीं है, मतलब लाइन नहीं याद है, मीनिंग बता रहा हूं कि उसमें है ना कि चंद्रमा भी रुक गया है, विरह में इतनी दग्ध है, ठीक है, चंद्रमा भी रुक गया है वाली जो बात है, ऐसा इसमें नहीं है। इसमें लोक सेवक हैं, राधा और कृष्ण लोक सेविका और लोक सेवक हैं। तो कृष्ण जब मथुरा गमन चले जाते हैं तो वे कहती हैं चलो मैं भी समाज सेवा करूंगी, प्यारे जीवें जगहित करें, गेह चाहे आवे ना आवे। तो भाई प्यारे जिए, अपना खुश रहें, दुनिया का हित करें, घर आए मत आए, गेह चाहे आवे ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। तो श्री कृष्ण को ईश्वर रूप में न दिखाकर आदर्श मानव जननायक के रूप में चित्रित किया, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रिय प्रवास पर जब लिखेंगे तो प्रिय का प्रवास है, ये वही प्रिय प्रवास कर चुके हैं, तो आप इस बात को बताएंगे, ठीक है। ये मैं बस बता रहा हूं, ये आएगा नहीं प्रश्न। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, इसमें बात यह है मातृभूमि की। तो पहली बात यही होगी कि श्री कृष्ण के विरह में दग्ध नहीं है, यह है। दूसरी बात यह है कि भारतीय संस्कृति में जो मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा, क्यों, वो समय ऐसा था जब मातृभूमि के प्रति श्रद्धा दिखाना। तो आप इस बात को बताएंगे कि तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन में जो माहौल चल रहा था उस समय यह जनता की यह पुकार थी कि मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा हो, अन्याय का दमन हो, या नव जागरण काल से जोड़िए, लोकोपकार का भाव हो, उसको कवि ने अपनी रचना में पिरोया है। तो रचना में पिरोया है। फिर बताएंगे इस रचना में कवि अपने व्यक्तिगत दर्शन को भी प्रस्तुत करते हैं, व्यक्तिगत दर्शन को भी प्रस्तुत करते हैं, और विश्व प्रेम व्यक्तिगत प्रेम से अत्यधिक महत्वपूर्ण बताते हैं। तो इसी पैराग्राफ में एक लाइन ये भी लिखेंगे, ठीक है, कि प्यारे जिए जगहित करें, ठीक है, घर आए मत आए, मेरा प्रेम कुछ नहीं, दुनिया का भला कर रहे हैं, प्यारे बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो ये बात समझिएगा, क्योंकि वो राष्ट्रीय आंदोलन यही था ना, लोग घर छोड़ छोड़ के जा रहे थे, विभिन्न आंदोलनों में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो राष्ट्रीय आंदोलन का ऐसा चरण था। तो आप इस बात को बताएंगे, ये बात आपने बताया है ना। तुलना करना है बीच बीच में, तुलना करना है, ठीक है, तुलना करना है बीच बीच में कि जो हरिऔध का रचना है वो उस माहौल में है, जबकि सूरदास जो वीरा वर्णन करते हैं वो उस माहौल में करते हैं, ठीक है, वो भक्ति काल वातावरण में भक्ति युगीन रचना कर रहे हैं। सूरदास का उद्देश्य क्या है, सूरदास का उद्देश्य श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना है, प्रेम वात्सल्य श्रृंगार आदि का भाव जगाना है, जबकि इनका उद्देश्य क्या है, तत्कालिक सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में नायक नायिका का प्रतिबिंबन करना है। तो ये बात आप बताइए, ठीक है। फिर मैंने कहा कि जब रचना पर आएगा तो भाई आपको उसके शिल्प पे लिखना पड़ेगा। तो ये दिखाएंगे कि शिल्प भी दिखाई देते हैं, और ऐसा हुआ है पहली बार, बहुत मतलब इन्होंने धूम मचाई है, अलंकारिकता से युक्त किया ही है, संस्कृत की तत्समी शब्दावली का भी प्रयोग किया है, वर्णिक छंदों का प्रयोग किया, सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वाणिक छंद है, मात्रिक छंद नहीं है। समानता क्या होता है, हिंदी में मात्रिक छंदों का प्रयोग होता है, इन्होंने वाणिक छंदों का प्रयोग किया है। और इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम्पल, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर विराजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, ठीक है। फिर भी बताएंगे कि हिंदी के प्रथम महाकाव्य के रूप में ये स्थापित है, इस बात को आप बताएंगे, ठीक है। तो ये मतलब होमवर्क है, इसको लिखिए प्रॉपर। मैंने आपको सब कॉन्टेक्स्ट पूरा समझा दिया, कहानी समझा दी, तुलना भी बताया कि आप अब और चाहे ना तो आप और तुलना कर सकते हैं, मतलब आपकी मर्जी है तो आप और भी तुलना कर सकते हैं कि जो ये है अपना जो सूर की राधा है वो बचपन वाली राधा है, यहाँ पर राधा युवा हो चुकी है, ठीक है। तो डिपेंड करता है आप कितनी तुलना करना चाहते हैं, कितना स्पेस है, कितना शब्द ये है। लेकिन हाँ, एक आध जगह सूरदास से तुलना जरूर कर लीजिएगा, एक आध जगह गीत गोविंद से तुलना कर सकते हैं, या विद्यापति से तुलना कर सकते हैं। विद्यापति की रचनाओं में क्या है, अश्लीलता और ये दिखाई देता है,
ठीक है, यहां पर वो नहीं दिखाई देता। यहां पर लोक सेवा, लोकहित, सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, ये कीवर्ड्स याद रखना है कि तत्कालिक आंदोलनों को एक नई दिशा दिखाना है। नायक नायिका जो समाज में एक नई दिशा दे सकते हैं, उनको प्रतिबिंबित करना है। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।